Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. लगा ली बताइए क्या हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग को स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर ना। सर वो क्लियर कर दीजिए सर, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करता है। मैंने बताया था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग में ये चीज कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, सबसे पहले ये जानो कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। तुम जानते हो कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ प्रोसेस मेन मेमोरी में अवेलेबल होता है। मेन मेमोरी में, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट कहता है कि मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है, मोर देन वन प्रोसेस एलोकेटेड होता है। ठीक है, जितना नंबर ऑफ प्रोसेस एलोकेटेड होगा उतना ही मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए अच्छा होगा। मेन मेमोरी में जितना भी प्रोसेस एलोकेट होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, उतना ही अच्छा होता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने के लिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को। क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होता है वो नंबर ऑफ प्रोसेस तुम्हारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है, और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ले जाने के लिए किसका काम है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। और कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? इंक्रीज करता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी से नंबर ऑफ प्रोसेस मेन मेमोरी में जाता है। यस, प्रश्न उठता है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज कौन करता है? अब यहाँ पे तुम जानते हो कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ पे काम करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम होता है मेन मेमोरी से प्रोसेस को सीपीयू के पास ले जाना, एग्जीक्यूट कराने के लिए ले जाना। यस, तो मेन मेमोरी से जो प्रोसेस सीपीयू के पास जाता है, तो मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस घटने लगता है। मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होने लगता है? घटने लगता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और मल्टी मीडियम टर्म शेड्यूलर कहाँ पे काम करता है? स्वैपिंग के केस में। अगर तुम्हारा कोई भी प्रोसेस वेटिंग मोड में चला गया है, सपोज कोई भी प्रोसेस तुम्हारा वेटिंग मोड में चला गया है, और मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ प्रोसेस वेटिंग मोड में भी तुम्हारा क्या हो गया? फुल हो गया, तो उस केस में वो हार्ड डिस्क के स्पेस को यूज करता है। हार्ड डिस्क के स्पेस को यूज करता है वर्चुअल मेमोरी प्रोसेस को स्वैप इन एंड स्वैप आउट करने के लिए, प्रोसेस Yes. को स्वैप इन और स्वैप आउट करने के लिए। ठीक है, उस ये तो क्लियर है कि जो वेटिंग प्रोसेस है वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही। जो तुम्हारा वेटिंग प्रोसेस है वो तो कभी ना कभी एग्जीक्यूट करेगा ही। ठीक है, तो तुम जानते हो कि वेटिंग प्रोसेस से, यानी वेटिंग क्यू से, डिवाइस क्यू से, वो प्रोसेस जो हार्ड डिस्क के स्पेस को यूज करता है, वहां से वो फिर मेन मेमोरी में जाएगा ही, रेडी क्यू के पास जाएगा ही। ठीक है, राइट? जाएगा कि नहीं? यस, जाएगा रेडी क्यू के पास। ठीक है, और रेडी क्यू के पास जाने के बाद फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कहाँ भेजेगा? उसको सीपीयू के पास भेजेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही नंबर ऑफ प्रोसेस को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। उसी प्रोसेस को सीपीयू के पास भेज रहा है और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट हो जा रहा है। तो तुम कह सकते हो ना कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नंबर ऑफ प्रोसेस या डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या कर रहा है? घटा रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उसका केवल काम है मेन मेमोरी में प्रोसेस को लाना, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में प्रोसेस को लाना। तो तुम कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है। यही कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया था, आई बात समझ में? बट सर सारा जगह बोला मीडियम टर्म, मतलब ये प्रोसेस को रिमूव करता है स्वाइपिंग के दौरान, तो इसके चलते डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस होता है। वहां पे कह सकते हो, ठीक है, वहां पे कह सकते हो कि रिमूव करके वेटिंग क्यू में भेज दिया। वेटिंग क्यू में भेजने के बाद फिर तो रेडी क्यू में भेजता है। देखेंगे उस चीज को, पॉइंट को, लेकिन अभी तक मैंने बुक में जो स्टडी किया है वो तो वही है। वहां पर इस केस से तुम कह सकते हो कि अगर रिमूव कर रहा है तो वहां पर भी मीडियम टर्म शेड्यूलर भी क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है यहाँ पर। लेकिन जो मेन रोल होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का ही वर्क होता है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा डेडलॉक के बारे में। ठीक है, मैं सबसे पहले उस फोल्डर को, फाइल को स्टार्ट कर देता हूं। ऑनलाइन हैंड रिटन नोट्स, यहाँ पे आ जाओ, ओवेस हैंड रिटन। ये रहा। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड चैप्टर, डेडलॉक। ये रहा डेडलॉक। पता चल रहा है कि और फॉन्ट बड़ा करें? नहीं सर, पता देख रहा हूँ। ठीक है, देखो डेडलॉक मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहाँ पर तुमको समझना होगा कि डेडलॉक क्या है, व्हाट इज डेडलॉक। अगर डेड प्लस लॉक, डेड प्लस लॉक, अगर किसी चीज को लॉक कर दिए तो वो डेड हो गया। यहाँ पर क्या है, किसी चीज को अगर मैंने लॉक कर दिया, किसी प्रोसेस को अगर लॉक कर दिया तो वो प्रोसेस डेड कब होगा। किसी प्रोसेस को अगर मैंने लॉक कर दिया तो वो प्रोसेस डेड कब होगा। कहा जाता है रियल लाइफ में कि यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन हो गया। डेडलॉक एक सिचुएशन है, डेडलॉक एक सिचुएशन है। कहा जाता है कि यहाँ पर डेडलॉक का सिचुएशन हो गया। जैसे एक चीज समझो, पहले रियल लाइफ में मैं आपको समझाता हूँ, रियल लाइफ में मैं समझाता हूँ डेडलॉक। अगर तुम एक वन वे पुल है, वन वे पुल है, ठीक है, एक तरफ तुम कार चलाकर आ रहे हो और एक तरफ अगला आदमी कार चलाकर आ रहा है, ड्राइव करके आ रहा है। और क्या हुआ कि वो सिंगल जो पुल है वन वे, आप भी पुल को क्रॉस करना चाहे तो आप भी पुल पे आ गए कार लेकर, और अगला आदमी भी पुल पे आ गया और वन वे है, वन वे है। तो तुम ही बताओ दोनों में से कोई भी पुल को क्रॉस कर पाओगे? नो सर। क्रॉस कर पाओगे नहीं।
किसी को एक को वेट और करना वहां पर पड़ेगा। एक ऐसा सिचुएशन हो जाता है, अरे सुनो ध्यान से, ऐसा एक सिचुएशन हो जाता है तो अब तुमको मन में ये लगेगा कि हम पीछे आए, बैक करें, अगला को लग रहा है कि हम बैक करें। ऐसा होता है ना? यस अब हम बैक जाए कि वो बैक जाए। ठीक है, अगर कोई बैक नहीं गया, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। आपका जो टारगेट था कि पुल को क्रॉस करना है, आपका पुल, आप पुल क्रॉस नहीं किए और आप लोग दोनों वेटिंग मोड में आ गए। अब दोनों लोग वेट कर रहे हो, ध्यान दो, दोनों लोग तुम वेट कर रहे हो कि कौन बैक जाएगा, कौन बैक जाएगा, और कोई बैक नहीं जा रहा है। अगर कोई बैक नहीं जा रहा है, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। वहीं पे आपका डेडलॉक हो गया। वहीं पे, अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूं, वहीं पे आपका क्या हो गया? डेडलॉक। रुका हुआ सिचुएशन। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे हम देख रहे हैं डेडलॉक में दिया हुआ है, डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन विच टू और मोर बोले प्रोसेस हैं तुमको हम पढ़ने के लिए, बोले हैं तुमको पढ़ने के लिए अभी। सर यहाँ पे एक लाइन नहीं समझ में आ रहा है सर। तुम क्यों समझने का भी कोशिश कर रहे हो? जो हम समझा रहे हैं वो समझो ना जी। तब पीडीएफ दे देते हैं, समझ लो। एक लाइन समझ में नहीं आ रहा है, 2 लाइन समझ में नहीं आ रहा है। नहीं इसमें सर 3 प्रोसेस दिया हुआ है या 2 ही प्रोसेस के बारे में चर्चा है सर? कौन बोल रहा है? तुमको बोल रहे हैं चुप रहने के लिए? दो प्रोसेस है कि 3 प्रोसेस है कि 4 प्रोसेस? अभी हम आए हैं प्रोसेस पे, अभी रियल लाइफ का एग्जांपल समझा रहे हैं, तुम समझो अभी। फिर चलो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, फिर उसी तरह से। अब तुम कहीं बफ सिस्टम में खाने गए हो, बफ सिस्टम में आप खाने गए हैं, और अब आप वहां पे, आपको इच्छा करता है कि हम सूप पिए। ठीक है, अब सूप पिए तो आपको ग्लास में सूप तो मिला, एक वहां पर कप रखा हुआ है और एक स्पून भी रखा हुआ है, चम्मच। ठीक है, और आप क्या किए कि आपको कप तो मिला, लेकिन अब वहां पर एक भी स्पून नहीं है, एक भी स्पून नहीं है, सारा स्पून एलोकेट हो गया है, एलोकेशन हो चुका है। ठीक है, अब तुम क्या करोगे? बिना स्पून का उसको तुम यूज नहीं कर पा रहे हो, बिना स्पून का तुम उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। अब आपने क्या किया? किसी दूसरे से आप स्पून मांगना चाहा, अगला आदमी भी आपको स्पून देने के लिए रेडी नहीं है, बोलेगा कि हम फिर कैसे यूज करेंगे। दूसरे आदमी से मांगा, वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब क्लियर है कि अब उसको ऑलरेडी वो स्पून को यूज कर रहा है, तो आपको कैसे दे देगा? ऑलरेडी अगर वो स्पून यूज कर रहा है तो आपको कैसे दे देगा? नहीं देगा। तो वहां पर वो जो स्पून, जो रिसोर्स है, उसको अदर कोई उसको क्या कर रहा है? यूज कर रहा है, और वो आपको देने के लिए तैयार नहीं है। दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। दैट इज कॉल्ड डेडलॉक। कहने का मतलब कि जो इवेंट आपको परफॉर्म करना है, वो इवेंट आपका वेटिंग मोड में चला जा रहा है। वो इवेंट आपका क्या चला जा रहा है? वेटिंग मोड में चला जा रहा है। यानी उस इवेंट का किसी भी तरह का कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। जो इवेंट आप परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो इवेंट आपका, उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो रहा है। जैसे पुल वाला जो मैंने एग्जांपल बताया, कार भी वहां, दोनों कार वेटिंग मोड में है। अब आप भी वेट कर रहे हो कि कोई अगला स्पून मुझे दे दे ताकि मैं यूज करूं, लेकिन आपको स्पून मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, अगर आपको स्पून मिल जाता तब तो आप उसको यूज कर ही लेते। अब उसी तरह से सिस्टम में, अब प्रोसेस पे आ जाओ।
अगर तुम्हारे पास दो प्रोसेस है P1 और P2, ध्यान देना, दो प्रोसेस है P1 और P2 और दो रिसोर्स है R1 और R2। रिसोर्स मान लो कि तुम्हारा प्रिंटर, रिसोर्स कैन बी प्रिंटर, मेमोरी, रजिस्टर, CPU, etc. These are called resource. These are called resource. अब दो प्रोसेस है P1 और P2 और दो रिसोर्स है R1 और R2, राइट? एक मिनट, दो प्रोसेस है तुम्हारा P1 और P2 और दो रिसोर्स है तुम्हारा R1 और R2। अब P1 पहले से जानते हो किसको यूज कर रहा है, R1 को। P1 पहले से किसको यूज कर रहा है, R1 को, रिसोर्स R1 को। और P2 यूज कर रहा है रिसोर्स R2 को। P2 यूज कर रहा है रिसोर्स R2 को, राइट? ऑलरेडी P1 होल्ड किए हुए है R1 को और ऑलरेडी P2 होल्ड किए हुए है R2 को, राइट? ठीक है। लेकिन P1 चाह रहा है कि हम रिसोर्स R2 को भी यूज करें। जब तक हम R2 को यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। ध्यान देना मेरी बात को। P1 चाह रहा है कि हम R2 को भी यूज करें और P1 को रिक्वायरमेंट है कि जब तक हम R2 रिसोर्स को यूज नहीं कर पाएंगे तब तक मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन R2 को कौन यूज कर रहा है, P2 यूज कर रहा है। और P2 का भी यही रिक्वायरमेंट है। P2 का रिक्वायरमेंट है, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही होगी, आपके तरफ से भी नेटवर्क इशू होगा। आवाज आ रही है? आ रहा है बस। ठीक से। ठीक है, आपके तरफ नेटवर्क इशू आपके तरफ से भी हो सकता है। अगर आपके तरफ नेटवर्क इशू भी होगा तो आपको आवाज कट कट कर मिलेगा। ठीक है, मैं सब आ रही है। अब ध्यान दीजिए। अब आ रहा है सर, उस समय कट रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे P2 का भी वही रिक्वायरमेंट है। P2 का रिक्वायरमेंट है कि जब तक हम R1 को यूज नहीं कर पाएंगे तब तक मेरा भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। लेकिन R1 किसके द्वारा यूज हो रहा है, P1 के द्वारा। P1 के द्वारा। P1 के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो P1 तो ऑलरेडी R1 को रखे हुए है और P2 ऑलरेडी R2 को रखे हुए है। P1 P2 किसके लिए वेट कर रहा है, P1 किसके लिए वेट कर रहा है और P2 किसके लिए वेट कर रहा है, P1 R1 के लिए और P2 R2 के लिए। P2 R2 के लिए नहीं, P1 R2 के लिए और P2 R1 के लिए। राइट? P1 को तो पहले से ऑलरेडी यूज कर रहा है R1 और P2 ऑलरेडी R2 को यूज कर रहा है। लेकिन P1 किसको पाने के लिए वेट कर रहा है, R2 को। किसको पाने के लिए वेट कर रहा है, R1। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि P1 R2 को तभी ना यूज करेगा जब P2 उसको रिलीज कर देगा। और P1 और P2 तभी ना R1 को यूज करेगा जब P1 R1 को रिलीज कर देगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि P1 R1 को रिलीज करेगा ही नहीं और P2 R2 को रिलीज करेगा ही नहीं। तो नहीं करेगा तो P1 हमेशा R2 को पाने के लिए वेट करते रहेगा और P2 हमेशा R1 को पाने के लिए वेट करते रहेगा। यानी कहने का मतलब कि जब तक P1 को R2 नहीं मिल जाएगा, जब तक P2 को R1 नहीं मिल जाता है, तब तक कह रहा है कि हम एग्जीक्यूट करेंगे ही नहीं। तो वेटिंग में रहो, वेटिंग में रहो। तो कहा जाता है कि डेडलॉक अकर्स हो जाने के बीच में, डेडलॉक जब अकर्स हो जाता है तो कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है, सारे प्रोसेस वेटिंग मोड में चले जाते हैं। सारे प्रोसेस वेटिंग मोड में चले जाते हैं। ठीक है,
किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं होता है, किसी भी प्रोसेस का टर्मिनेशन नहीं होता है। और तुम पता करोगे कि नंबर तुम्हारे पास इस पे न्यूमेरिकल बनेगा, तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ रिसोर्सेज भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और वहां पर जब मैं आगे मैं बताऊंगा एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल चीज है, एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा जिसको कहते हैं, आगे हम उस टर्म को जानेंगे, जिसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आरएजी। आरएजी के द्वारा तुम पता कर सकते हो कि कोई भी सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है कि अनसेफ स्टेट में है। सेफ स्टेट कहने का मतलब कि प्रोसेस के बीच डेडलॉक अकर्स हो गया है, और अनसेफ स्टेट कहने का मतलब कि प्रोसेस के बीच में डेडलॉक सिचुएशन नहीं है। इसको तुम कब फाइंड आउट करोगे? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में। ये तो चेक करने के लिए है ना, ये तो चेक करने के लिए है कि तुम्हारा डेडलॉक अकर्स हुआ है या नहीं। और जब डेडलॉक अकर्स हो जाएगा तो डेडलॉक को हटाने के लिए तुम पढ़ोगे बैंकर्स एल्गोरिथम, तुम पढ़ोगे वहां पे बैंकर्स एल्गोरिथम। लेकिन अभी तो मुझे ये जानना है व्हाट इज डेडलॉक। तो मैं आपको बता रहा हूं कि डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करता है और सभी प्रोसेस वेटिंग मोड में चला जाता है। डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए रहता है और दूसरे रिसोर्स को पाने के लिए, एक्सेस करने के लिए अटेम्प्ट करता है। लेकिन जिस रिसोर्स को पाने के लिए अटेम्प्ट करता है वो ऑलरेडी दूसरे के द्वारा हेल्ड किया हुआ रहता है, होल्ड किया हुआ रहता है। और जब तक वो रिलीज नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस उसको यूज नहीं करेगा। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन विच टू और मोर प्रोसेस, कम से कम डेडलॉक के लिए 2 प्रोसेस होना चाहिए। कम से कम डेडलॉक्स के लिए कितना होना चाहिए? 2 प्रोसेस या 2 से अधिक। तो डेडलॉक इज ए सिचुएशन, अब मैं इसको समझा रहा हूं जो लिखा हुआ है। डेडलॉक इज ए सिचुएशन इन विच 2 और मोर प्रोसेस अटेम्प्ट टू एक्सेस, स्पेलिंग गलत है, ACCESS लिखना, अटेम्प्ट टू एक्सेस ए रिसोर्स। यहां पे क्या कह रहा है कि 2 या 3 प्रोसेस, ठीक है, रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए अटेम्प्ट करता है, दैट इज लॉक्ड बाय अनदर प्रोसेस। लेकिन वो रिसोर्स दूसरे प्रोसेस के द्वारा क्या किया हुआ रहता है? लॉक किया हुआ रहता है। लॉक करने का मतलब कि वो रिसोर्स दूसरे प्रोसेस के द्वारा यूज हो रहा है। ड्यू टू दिस, इसके कारण से, ड्यू टू दिस ईच प्रोसेस हैज टू वेट। हर प्रोसेस क्या करते रहता है? वेट करते रहता है फॉर द रिसोर्स, रिसोर्स को पाने के लिए वेट करते रहता है। एंड एज ए रिजल्ट, और जो रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मुझे क्या मिलता है? द ट्रांजेक्शन इज नॉट फिनिश्ड। यानी सभी प्रोसेस वेटिंग मोड में ही रह जाता है, जिसके कारण से किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है, यानी ट्रांजेक्शन फिनिश नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड डेडलॉक सिचुएशन। फिर यहां पर देखो पैराग्राफ चेंज करने के बाद, ये डेडलॉक इज ए सिचुएशन, ये डेडलॉक इज ए सिचुएशन in which group of process are permanently blocked। जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस रहेगा वो वेटिंग मोड में चला जाएगा। वेटिंग मोड कहने का मतलब ब्लॉक हो गया, ब्लॉक्ड कर दिया गया। तुम जानते हो कि वेटिंग स्टेट को ब्लॉक्ड स्टेट भी बोलते हैं और सस्पेंडेड स्टेट भी बोलते हैं। डेडलॉक अकर्स इन मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो भी कहो। मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में, मल्टीटास्किंग में, जहां नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है,
मोर देन वन नंबर ऑफ प्रोसेस अवेलेबल होता है, एक साथ मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, वहां पे संभावना रहता है कि डेडलॉक स्टेट आने का। और वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सबसे पहले बताया, इस थ्योरी का एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है यहाँ पर, द प्रोसेस P1। मैंने क्या बोला कि दो प्रोसेस है तुम्हारे पास, P1 और P2, और दो रिसोर्स है R1 और R2। यहाँ पर लिखा हुआ है द प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट रिसोर्स R1। P1 जो प्रोसेस है R1 को यूज कर रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ क्या लिखना होगा, यूज। द P1 यूज रिसोर्स R1, R1 को यूज कर रहा है, एंड प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट रिसोर्स R2। और P2, अच्छा यहाँ पर ठीक है, एक केस में लिखा हुआ है, फिर आगे लिख दिया गया है रिक्वेस्ट चलेगा, द प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट रिसोर्स R1 एंड प्रोसेस P2 रिक्वेस्ट रिसोर्स R2, बोथ रिक्वेस्ट आर ग्रांटेड, यहाँ ग्रांटेड लिख दिया गया है। P1 और P2 सबसे पहले R1 और R2 को पाने के लिए क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये दोनों ग्रांट कर दिया गया, मतलब परमिशन दे दिया गया। P1 और P2 R1 और R2 को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। P1 R1 को यूज कर रहा है और P2 R2 को यूज कर रहा है। बोथ रिक्वेस्ट आर ग्रांटेड। नाउ P1 रिक्वेस्ट R2, अब P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है पाने के लिए, R2 को, एंड P2 रिक्वेस्ट R1, और P2 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R1 को, R1 को। नाइदर रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड, इस रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया गया, इस रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया गया। सर आवाज नहीं मिल रही है सर, आ रहा है आपका आवाज, आ रहा है सर, कट करा रहा है सर, किसी के बैकग्राउंड से प्रॉब्लम हो रहा है। अरे तो तुम्हारा भी क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपके तरफ से भी नेटवर्क इशू हो सकता है। अगर मेरा नेटवर्क इशू रहता तो किसी स्टूडेंट को सुनाई नहीं देता, सर आवाज आ रहा है सर, सभी को प्रॉब्लम होता, ठीक है। सर नाइदर मतलब क्या होता है सर? मतलब न के केस में होता है, न के केस में, ठीक है। हाँ बोलो सोनू कुमार। दोनों रिक्वेस्ट ग्रांट नहीं होगा। सोनू बोल कुमार, सर नाइदर में क्या होता है? नाइदर मतलब वहां पे आइदर नाइदर का प्रयोग ग्रामर में पढ़ा होगा। नाइदर का मतलब कि ये दोनों रिक्वेस्ट ग्रांट नाइदर नहीं किया गया, ना P1 के लिए ग्रांट दिया गया, ना P2 के लिए ग्रांट दिया गया, राइट। निगेशन के केस में, निगेशन के केस में, निगेशन, ठीक है। अब P1 R2 को रिक्वेस्ट किया पाने के लिए, और P2 R1 को पाने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन दोनों रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं किया गया, परमिशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। अब P1 ऑलरेडी R1 को यूज कर रहा है, P2 ऑलरेडी R2 को यूज कर रहा है, तो P1 R2 को कैसे यूज करेगा और P2 R1 को कैसे यूज करेगा, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो रिसोर्स ऑलरेडी पहले से कोई प्रोसेस क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। तो ये सिचुएशन क्या कहलाता है, सो बोथ प्रोसेस आर डेडलॉक। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डेडलॉक कहलाता है। डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन है, चारों कंडीशंस अकर होना चाहिए, चारों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। जस्ट यहाँ पे मैं 4 कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे आपको 4 कंडीशन बता रहा हूँ। बैकग्राउंड से आ रहा है भाई। गोविंदा कुमार, साउंड नहीं आ रहा है सर, कैन आई रीस्टार्ट माय फोन? बैकग्राउंड से सर। ठीक है, आपके सोनू तरफ म्यूट हो जाओ भाई, बाहर है तुम। अब मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को।
ठीक है, इसलिए म्यूट नहीं करते हैं कि आप बीच में, ठीक है, कभी बोलते हैं कि समझ रहे हैं या नहीं, लेकिन जहां जरूरी है वहीं पे माइक को ऑन रखिए, बोलते समय माइक को ऑन कीजिए। ठीक है, जिस समय हम समझाते हैं उस समय आप ऑफ रखो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आइए। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक बोलते हैं। तो तुम कह सकते हो कि डेडलॉक सिचुएशन में जितने भी प्रोसेस हैं सभी प्रोसेस किस मोड में चला जाता है? किस मोड में चला जाएगा? वेटिंग मोड में, वेटिंग मोड में ना, एग्जीक्यूशन मोड में तो नहीं जाएगा। एग्जीक्यूशन मोड में तो नहीं जाएगा, वेटिंग मोड में जाएगा। अब यहाँ पर केवल इस फिगर से समझाया गया है, इस फिगर से समझाया गया है। मैं बता देना चाहता हूं कि जो सर्कल है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल, और रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है रिसोर्स। और देखो यहाँ पे P1 किसको यूज कर रहा है? R1 को। P1 किसको यूज कर रहा है? R1 को। और P2 किसको यूज कर रहा है? R2 को। ये केवल समझाने के लिए, लेकिन फिगर मैं दूसरा बनाऊंगा, आगे फिगर बना हुआ होगा। और P1 यहाँ ये डॉटेड लाइन से जो देख रहे हो, डॉटेड लाइन से P1 किसको पाने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है? R2 और P2 किसको पाने के लिए अटेम्प्ट कर रहा है? R1 को। R1 को, जो यहाँ डिफिनीशन लिखा हुआ है उसके अनुसार से। ठीक है, अब ना P1 R1 को रिलीज करेगा, P1 R1 को रिलीज करेगा ही नहीं। और जब अब प्रश्न ये है ना, देखो P1 का रिक्वायरमेंट है कि जब तक हम R1 और R2 दोनों को यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। P2 का भी रिक्वायरमेंट है कि जब तक हम R1 और R2 को यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि P1 पहले से R1 को यूज कर रहा है, और P2 क्या कर रहा है? पहले से R2 को यूज कर रहा है। दोनों के लिए मैंडेटरी है। अब P1 का रिक्वायरमेंट आ गया कि R2 को भी हमको यूज करना है एग्जीक्यूशन के लिए, और P2 का भी रिक्वायरमेंट आ गया R1 को भी मुझे एक्सेस करना है, तभी मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। तो P1 R1 को रिलीज करेगा तब ना P2 यूज करेगा। तो P1 कैसे रिलीज करेगा? P1 के लिए भी तो R1 चाहिए, और P2 के लिए भी तो R2 चाहिए। तो एलोकेट, तो रिलीज नहीं करेगा, और जब तक रिलीज नहीं करेगा तब तक यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए ये P1 और P2 ये दोनों प्रोसेस किस मोड में रहेगा? वेटिंग मोड में। सर, हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर जैसे आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में बताए थे कि हर प्रोसेस का एक बस टाइम होता है, तो यहाँ पे ये हर प्रोसेस का बस टाइम होता है, तो क्या वो मतलब बस टाइम जब वो यूज कर लेगा तो उसके बाद वो रिलीज नहीं कर सकता है? हर प्रोसेस का बस टाइम होता है मतलब एग्जीक्यूशन टाइम होता मतलब है। हर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसका होता है ना फिक्स टाइम, ये प्रोसेस इतना समय में एग्जीक्यूट करेगा। तो उससे क्या मतलब है? कभी ऐसा भी तो सिचुएशन हो जाता है कि बहुत सारे प्रोसेस का बस टाइम सेम है, या कोई हाई लेवल का प्रायोरिटी पहुंच गया सीपीयू के पास, और वो पहले से यूज कर रहा है, वैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ना जी। रूल तो है ही शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अनुसार। हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारा डेडलॉक हो। कोई चाहता है कि डेडलॉक सिचुएशन में कोई प्रोसेस हमारा फंसे, लेकिन वैसा इंटरनली सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तब ना डेडलॉक। लेकिन सर ये प्रोसेस में सर डेडलॉक क्यों होता है सर? मतलब इसमें क्यों डेडलॉक हो रहा है? वही कंजेशन से कारण होता है ना, जब एक साथ नंबर ऑफ प्रोसेस, जब मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, ठीक है, एक साथ जब वो प्रोसेस ऑलरेडी रिसोर्स को यूज कर रहा है, और दूसरे प्रोसेस भी उस रिसोर्स को ऑलरेडी अटेम्प्ट करना चाहता है, तो वही सिचुएशन हमेशा थोड़ी डेडलॉक अकर्स होता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में देखे, क्या हमेशा एक वन वे पुल में क्या हमेशा वो
आप ऐसा कभी कभी ना सिचुएशन होता है कि हमेशा आप भी गाड़ी लेकर पुल पे आ गए और अगला भी आ गया, ऐसा तो कम केस मिलता है ना। तुम जब भी तुम ड्राइविंग कर रहे हो, तुम अगर जान रहे हो कि नहीं वन वे है, तो तुम थोड़ा सा भी वेट करोगे, अगला भी वेट करोगे, आगे देखोगे कि आगे कुछ उधर से तो गाड़ी नहीं आ रही है, अगला देखेगा सेट ऑफ रूल्स के अनुसार वो भी तो नहीं, उधर से भी तो कार नहीं आ रही है। वो तो एक सिचुएशन होता है कि अचानक दो प्रोसेस रिसोर्स को यूज करने लगे, वो तो अचानक होता है। और वही अगर डेडलॉक अकर्स हो गया तो उसको रिमूव करना है। और तुम चाहते हो कि डेडलॉक अकर नहीं हो, डेडलॉक प्रिवेंशन, तो इसके बाद डेडलॉक प्रिवेंशन में तुम पढ़ोगे कब डेडलॉक अकर्स नहीं होगा। और डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन रिमूव हो गया, अगर फुलफिल नहीं किया, तो तुम्हारे प्रोसेस के साथ डेडलॉक सिचुएशन नहीं होगा। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो एक डेडलॉक, इसको सर्कुलर शेप में बनाए हैं जी। डेडलॉक अकर्स होने के लिए एक सर्कुलर मूवमेंट भी होता है, सर्कुलर वेट जिसको कहते हैं। देखो तो यहाँ पर तुम ये सर्कुलर शेप ध्यान से समझना, ये P1 R1 को यूज कर रहा है तुम्हारा P1, एरो साइन मतलब R1 रिसोर्स यूज किया जा रहा है P1 के द्वारा, और P1 रिक्वेस्ट कर रहा है किसको, R2 को। P1 किसको पाने के लिए वेट कर रहा है, R2 को। ये एरो साइन देखना, R2 ये मूवमेंट देखना, ये सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे। R1 किसके द्वारा यूज हो रहा है, P1 के द्वारा, एरो साइन के द्वारा। और P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पर हेल्ड बाय P1 भी लिख सकते हो या असाइंड भी लिख सकते हो, असाइंड, ठीक है, असाइंड टू P1। हाँ। अब यहाँ पे P1 किसको वेट कर रहा है, P1 किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, R2 को R2 को पाने के लिए। लेकिन R2 किसके द्वारा हेल्ड किया गया है, P2 के द्वारा। और P2 किसको वेट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए, ठीक है। इट इज कॉल्ड सर्कुलर वेट, इसको कहते हैं सर्कुलर वेट। जब मैं रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले तो बताएंगे कि ग्राफ है ये, दैट इज कॉल्ड ग्राफ, ठीक है। लेकिन इसके बाद वो टॉपिक है तुम्हारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। कैसे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के द्वारा ही तुम पता करोगे, नंबर ऑफ प्रोसेस दिया हुआ रहेगा और नंबर ऑफ रिसोर्स दिया हुआ रहेगा। तुमको पता करना है कि क्या प्रोसेस हमारा डेडलॉक सिचुएशन में है या नहीं, उसका कंडीशन है। चलो ये फिगर डेडलॉक का है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डेडलॉक, तो ये ऊपर में डेडलॉक के बारे में जो लिखे हैं वो तुमको लिखना होगा, और इस फिगर को नहीं बना के तुमको इस फिगर को बनाना होगा, ठीक है। और उसके साथ ये भी लिखना होगा कंडीशन फॉर डेडलॉक, कंडीशन फॉर डेडलॉक। देखो तो देखो ध्यान दो, चारों कंडीशन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आज ही। कंडीशन फॉर डेडलॉक, देयर आर 4 कंडीशन फॉर डेडलॉक। अगर इनमें से एक भी कंडीशन अगर फेल हुआ तो तुम्हारे प्रोसेस के साथ डेडलॉक सिचुएशन नहीं होगा। आइए समझते हैं 4 तुम्हारा क्या कंडीशन है। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि किसी भी रिसोर्स को एट ए टाइम एक ही प्रोसेस यूज करेगा। रिसोर्स इज शेयर्ड बाय ओनली वन प्रोसेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि कोई भी प्रोसेस एट ए टाइम एक ही रिसोर्स को यूज कर सकता है, यानी कोई भी रिसोर्स एट ए टाइम एक ही प्रोसेस के द्वारा यूज किया जा सकता है। उस रिसोर्स को
मोर देन वन प्रोसेस एक्सेस नहीं कर सकते हैं। डेडलॉक सिचुएशन में, डेडलॉक की मैं बात बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तुम देखो तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं? P1 एट ए टाइम किसको केवल यूज कर रहा है? R1 को P2 एट ए टाइम कितने रिसोर्स को यूज कर रहा है? वन रिसोर्सेस दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर यहीं पे एक रिसोर्स तुम्हारा R3 आ जाता, ध्यान दो, R3 आ जाता और R3 को यूज करता, तब फिर तुम्हारा डेडलॉक नहीं होता। ठीक है, डेडलॉक नहीं होता। वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ जो बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, 3 ग्राफ बनाकर, 4 ग्राफ बनाकर, 5 ग्राफ बनाकर, और मैं आपसे पूछूंगा कि इस ग्राफ को देखते हुए तुम बताओ कि क्या हमारा, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस है P1, P2, P3, क्या हमारा सेफ स्टेट में है कि अनसेफ स्टेट में है? सेफ स्टेट कहने का मतलब मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया। सेफ स्टेट कहने का मतलब मैंने डिस्कस किया था, सेफ स्टेट और अनसेफ Yes, स्टेट। सेफ स्टेट कहने का मतलब जब डेडलॉक ऑकर होगा तब। नहीं, जब डेडलॉक अकर्स नहीं होगा। ऑकर नहीं होगा। जब Yes. डेडलॉक अकर नहीं होगा तो उसको सेफ स्टेट में बोला जाता है, और जब डेडलॉक अकर हो जाएगा तो अनसेफ हो गया। अनसेफ होगा। ठीक है, तो वही तुम्हारा यहाँ पर देखो, यही तुम्हारा यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। देयर आर 4 कंडीशन फॉर डेडलॉक। फर्स्ट है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑन डिस्क्राइब्स दैट ए रिसोर्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय वन प्रोसेस एट ए टाइम। कोई भी रिसोर्स एक ही प्रोसेस के द्वारा एट ए टाइम यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकेंड, होल्ड एंड वेट मेथड। होल्ड एंड वेट मेथड, होल्ड एंड वेट मेथड कहता है कि कोई भी प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए रहता है और दूसरे को पाने के लिए क्या करते रहता है? कोई भी प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए रहता है और दूसरे को पाने के लिए क्या करता है? वेट करता है, वेट करते रहता है, वेट करते रहता है। Yes. होल्ड एंड वेट मेथड क्या डिस्क्राइब करता है कि कोई भी प्रोसेस कोई भी प्रोसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए रहता है, यूज किए हुए रहता है, और दूसरे रिसोर्स को पाने के लिए क्या करता है? वेट करता है। वेट करता है। कॉल्ड होल्ड एंड वेट मेथड। देखो तो यहाँ पर फिगर में इतना बार रिपीट कर दिए कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए। P1 R1 को क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। और P1 किसको पाने के लिए वेट कर रहा है? R2 को पाने के लिए वेट कर रहा है। R2 को दैट इज कॉल्ड होल्ड एंड वेट मेथड। डेडलॉक सिचुएशन में होल्ड एंड वेट मेथड अकर होना चाहिए। थर्ड, नो प्रिम्पशन। प्रिम्पशन का मतलब तुमको मालूम है? नो प्रिम्पशन, ठीक है। प्रिम्पशन का मतलब क्या होता है? पावरफुल, जो रनिंग स्टेट से प्रोसेस को, हाँ, जो आप पढ़े थे प्रिम्पशन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम और नॉन प्रिम्पशन पढ़े थे ना? यस सर। प्रिम्पशन में होता था ना कि शेड्यूलर पावरफुल होता था, रनिंग प्रोसेस को रिमूव कर देता था बीच में से। यस सर। वही चीज यहाँ पे है, नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन कहने का मतलब कि जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती यहाँ पर नहीं करना है आपको। यानी ऐसा नहीं कि जैसे P1 R1 को यूज कर रहा है और P2 R2 को यूज कर रहा है, और P1 किसको पाने के लिए वेट कर रहा है? R2 को पाने के लिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोर्सफुली, यानी जबरदस्ती हम क्या करें कि P2 से R2 को हटाकर R1 को डाल दो। नहीं होना चाहिए। इसीलिए थर्ड कंडीशन क्या है? नो प्रिम्पशन। एनी प्रोसेस, नो प्रिम्पशन। नो प्रिम्पशन, एनी प्रोसेस
डू नॉट रिलीज द रिसोर्स, कोई भी प्रोसेस फोर्सफुली रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा। नहीं किया कर सकता। क्लियर लिखा हुआ है, एनी प्रोसेस डू नॉट रिलीज द रिसोर्स फोर्सफुली। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेस P1 होल्ड्स द रिसोर्स R1, अगर P1 R1 को होल्ड किए हुए है एंड वेट फॉर द रिसोर्स R2, R2 के लिए वेट कर रहा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, which is locked by process लॉक बाई R2 किसके द्वारा लॉक किया गया है, P2 के द्वारा लॉक किया गया है। P2 के द्वारा। The concept of no preemption, the concept of no preemption denotes that the OS cannot remove या cancel the resource R1 from the process P1 forcefully। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम P1 से R1 को क्या कर दे, हटाकर P2 को दे दे, रिमूव, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा कंडीशन सर्कुलर वेट, चौथा कंडीशन सर्कुलर वेट। इन दिस केस ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सर्कुलर शेप, यानी जो ग्राफ मोड रहता है सर्कुलर शेप में रहता है, साइकिल फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, साइकिल फॉर्मेट कहने का मतलब कि एक जगह से फिर वहीं पे पहुंच गए, that is called cycle movement, circular movement। For example, there are two process P1 and P2. P1 process is waiting for resource R2 that has been used by the process P2। वही example फिर से repeat हो रहा है। The process P2 is waiting for a resource R1। P2 किसके लिए वेट कर रहा है, R1 के लिए, that has been used by process P1। That is called circular shape, that is called circular shape। इसलिए यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि P1 और P2, तुम जानते हो कि डेडलॉक सिचुएशन अकर होने पर कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होता है, सारा प्रोसेस तुम्हारा वेटिंग मोड में वेट करते रहता है। P1 और P2 यहाँ पर क्या लिख दिया, वेटिंग मोड, और वेटिंग मोड में यहाँ पर क्या है, सर्कुलर वेट। तो आज भर हम लोग इतना ही डेडलॉक के चारों कंडीशन के बारे में एक बार और आप वीडियो देखिएगा, नोट्स आपके पास है ही, यहाँ तक नोट्स आप बना लेंगे, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, ओके सर, ओके सर। आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।